नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीए नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज बात होगी क्या दूसरे विश्व युद्ध के बाद बना पश्चिमी देशों का साम्राज्य अब ताश के पत्तों की तरह ढहने वाला है? क्या नई दिल्ली की गलियों से उठने वाला ये कूटनीतिक बवंडर अमेरिका और यूरोप के रातों की नींद उड़ाने के लिए अनफ है, काफ़ी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रशिया, इंडिया और चाइना यानी कि आरआईसी की ये तिकड़ी 5 साल के बाद एक साथ आकर के दुनिया का भूगोल और अर्थशास्त्र हमेशा के लिए बदलने जा रही है? आज हम उस बंद कमरे की हर सीक्रेट फाइल खोलेंगे जिसे दुनिया से छिपाया जा रहा है। और नई दिल्ली में होने वाला ये 18वां ब्रिक्स समिट कोई आम मीटिंग नहीं है बल्कि एक ग्लोबल अर्थक्वेक है। इसे समझते हैं आदित्य सत्संगी जी से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य जी नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपको और आपके दर्शकों को प्रणाम और वापस बुलाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आदित्य जी, ब्रिक्स क्या वाकई में जी7 का विकल्प बन करके सामने आ रहा है या सिर्फ ये एक धारणा है, सोच है? जी। पहली बात तो मैं आपका अमित शाह जी का पार्लियामेंट का जो स्पीचेस है वो बताता हूँ थोड़ा-सा, एक जस्ट 2 लाइन तो आपको पता लग जाएगा ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। कि जो जिस तरह मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब देशभक्त पॉलिटिशियंस खुल के सुनाते हैं, जनता की आवाज़ को पार्लियामेंट में रखते हैं। कि जनता में आक्रोश इसलिए नहीं है कि बीजेपी क्या करे, उनको आक्रोश है कि ये जो बंदरगिरी करते हैं अपोजिशन पार्टी के लोग, उन पे ज़्यादा आक्रोश है जनता को। मैं सिर्फ ऐसा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं किसी एक दल को सपोर्ट करता हूँ, मैं तो न्यूट्रल हूँ पॉलिटिकली। भारत में तो वोट भी नहीं दे सकता, तो इसलिए मैं न्यूट्रल तरीके से बात कर रहा हूँ कि विश्व में सबको मालूम है कौन लोग हैं। ये वही कैथोलिसिज्म का कबाल है जो भारत में गड़बड़ी मचा रहा है। क्रिश्चियन कन्वर्जन करना, डेमोग्राफिक सबवर्जन करना। अब अमित शाह जी तो वैसी बातें नहीं कर सकते जो हम लोग कर सकते हैं, ये हमारे पास जी। एडवांटेज है उनके ऊपर बोलना चाहिए कि वो सरकारी पद पे हम लोग तो बोल सकते हैं। थोड़ा अमित शाह जी और हीट बढ़ाइए इनके ऊपर, थोड़ा और खुल के बोलिए, इनको बाहर फेंक दीजिए पार्लियामेंट से। क्योंकि आपने देखा जब वो स्पीच कर रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी स्पीच कर रहे थे, कोई बोलने नहीं दे रहा था उनको, कोई भी नहीं बोलने दे रहा था स्पीच पे। उनका ऑब्स्ट्रक्शंस और जब वो लोग बोलते हैं सब लोग चुप रहते हैं। रूलिंग पार्टी में पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है रूलिंग पार्टी में। तो ये दिखाता है देश की जनता को कि कौन देश के साथ है, कौन उसके विपरीत है। अगर अपोजिशन के लोग ऑर्डिनरी किसी कंपनी में होते, कॉर्पोरेट में होते, इनको पहले दिन ही जॉब से निकाल दिया जाता। नो यूज, जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। नारेबाजी तो पार्लियामेंट के बाहर होती है, अंदर तो लॉज बनाए जाते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन है ही नहीं भारत में। चलिए अब आते हैं ब्रिक्स वर्सेस आपका जो क्वेश्चन है। देखिए, ब्रिक्स जो टर्म है गोल्डमैन सैक्स ने बनाई थी। गोल्डमैन सैक्स रिप्रेजेंट्स द जूइश बैंकर्स, और उसने पहले से आइडेंटिफाई कर दिया था। वो ये काम करती है दुनिया में, वो ट्रेंड्स आपको बताती है बैंक कि क्या फ्यूचर में बढ़ने वाला है। आज ब्रिक्स की जो कलेक्टिव इकोनॉमी इज बिगर देन द G7। जयशंकर जी का फेमस स्टेटमेंट है, आपने जब नेटो बनाया, G7 बनाया, आपने हमको बाहर रखा, तो अभी आपको इससे क्या प्रॉब्लम है? ये क्या होता है कि वेस्टर्न कंट्रीज एक कबाल में काम करते हैं। दे वर्क इन कबाल, एक झुंड बना लेते हैं और उसी में आक्रमण करते हैं और उसी तरह काम करते हैं। बोलते हैं ना, पैक ऑफ वुल्व्स। एशिया जो काम करता है अलायन मोड में, एक जंगल का राजा उसमें काम करता है। तो एशिया में 3-4 जंगल के राजा हैं। एक है रशिया, एक है चाइना, एक है भारत। 3 जंगल के राजा हैं। बाकी सब तो सोच लीजिए कि छोटे मोटे जानवर हैं, हिंसक पशु हैं। तो ये अब जंगल का राजा का एक्सपीरियंस है ही नहीं वेस्ट को। वेस्ट जो जंगल का राजा होता है जंगल को बचाता है। वेस्ट में भेड़ियों की जगह है, जंगल तो है, शेर तो है नहीं वहां पे। तो वो किसको बचाएंगे? तो भेड़िए क्या करते हैं, नोच के खाते हैं डेड बॉडी को, और डेड बॉडी को खाना को उनको वो बोला जाता है। तो मेरे को नहीं लगता कि G7 या कोई भी कंट्री वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल है लॉन्ग रन के लिए। ब्रिक्स इज नॉट एन ऑफिशियल बॉडी, इट्स ए लूज कनेक्शन, इट्स ए ग्रुपिंग ऑफ नेशंस। तो ये
लंबा चलने वाला है क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड है। तो फ्यूचर इज लुकिंग टुवर्ड्स ब्रिक्स, नॉट टुवर्ड G7, क्योंकि G7 और या फिर आप नेटो, इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। अब वेपन्स में भी इनका कोई ऐसा नहीं कि एज है ना। मोस्ट ऑफ द इंडियन वेपन्स आर परफॉर्मिंग बेटर देन देयर वेपन्स। तो अब आर्म्स में भी बराबरी आ गई है, और कल्चर में तो सुपीरियरिटी थी एशिया की। भारत की सुपीरियरिटी कल्चरल में तो दुनिया में एक ही मात्र सिविलाइज कंट्री है, वो भारत, और कोई है ही नहीं। भारतीय अपने आप को बहुत गाली देते हैं क्योंकि वो अपने वेद पुराण नहीं पढ़ते, वो अलग बात है। लेकिन हमारे पूर्वज और हमारे वेद पुराण, उससे बड़ा कोई सुपीरियर कल्चर नहीं है दुनिया में, कोई नहीं है। अगर आपको एक्सपीरियंस करना, वृंदावन जाके देख लो, पता लग जाएगा। सो और तो इसलिए मेरे को कोई फ्यूचर दिखाई नहीं देता G7 का और नेटो का भी। अब नेटो को आपको मालूम ही है कि नेटो किस तरह तोड़ा जा रहा है इंटरनली, और उसको टूटना ही था, बिकॉज इट्स द ओनली मिलिट्री अलायंस इन द वर्ल्ड जो दुनिया में है। उसका अपोजिशन तो कोई है नहीं, तो हाउ विल इट सस्टेन? कोई मिलिट्री अलायंस के लिए अपोजिशन चाहिए ना, कैसे सस्टेन करेंगे? तो बाय नेचर इज गोइंग टू कोलैप्स। 5% ऑफ डिफेंस में अगर आप स्पेंडिंग कर रहे हैं तो उसके एनिमी तो होना चाहिए एक भी। 5% स्पेंड करने के बाद भी आपका एनिमी मोर पावरफुल है, तो व्हाट्स द पॉइंट इन स्पेंडिंग 5%? 10% आप स्पेंड नहीं कर सकते, इकोनॉमी गिर जाएगी। 7% भी नहीं कर सकते, इकोनॉमी गिर जाएगी। 6% भी नहीं कर सकते, इकोनॉमी गिर जाएगी। सो इट्स डिजाइन टू फेल, देयर इज नो डाउट दैट। चीन और भारत के अपने सीमा विवादों के बावजूद ब्रिक्स के मंच पर ये RIC, आई मीन ये तिकड़ी जो है, कितनी एकजुट रह पाएगी? क्या सोचते हैं? देखिए, RIC में सबसे बड़ा रोड़ा है चाइना। चाइना इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर बोथ रशिया एंड इंडिया। और चाइनीज को ये सीखना पड़ेगा कि भाई, यू आर इन इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द कंट्री। योर मोस्ट ऑफ द कंट्री इज इलीगली ऑक्यूपाइड। वो तो कोई बोल नहीं रहा है आपको, लेकिन ये चाइनीज को सीखना पड़ेगा। डिस्पाइट दैट वी आर टॉलरेटिंग चाइना। तो चाइना को ये बात पता होनी, चाइना को लगता है कि वो बहुत बड़े हैं। मैंने कहा भाई, बड़ा शरीर तो पांडा का भी होता है, लेकिन उसको टेम कर लिया जाता है। पैसा कहाँ से कमाओगे? और चीन का इतिहास उनको भूलना नहीं चाहिए। उनका रिलीजन भारत से आता है, उनका कल्चर भारत से आता है, उनके पुराने लिंकेजेस हैं भारत के साथ। सो भारत से ही दुश्मनी करना डजंट लुक गुड ऑन चाइना। और भारत तो लड़ नहीं रहा है, दे आर द वंस हु आर फाइटिंग, दे आर इन द वंस हु आर, अगर देखा जाए नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट में देखा जाए, दे आर द वन हु इज नॉट रिकॉग्नाइजिंग द हेनरी मैकमोहन लाइन। हेनरी मैकमोहन लाइन रिकॉग्नाइज करेंगे तो भारत का नक्शा बढ़ने वाला है। बर्मा का नॉर्दर्न पार्ट विल कम अंडर इंडिया, इसलिए नहीं कर रहे वो लोग। सो तो आई थिंक चाइना शुड थोड़ा मैच्योर हो एंड वर्क विद इंडिया, और तिब्बत को ऑटोनोमस रीजन डिक्लेयर करे पूरा पूरा ऊपर तक, एंड आई थिंक दैट विल वर्क आउट वेरी बेस्ट फॉर एवरीबॉडी। तब उसके पहले RIC का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और आदित्य जी, जब दुनिया की 3 सबसे बड़ी इकोनॉमीज भारत, रूस, चीन एक टेबल पे बैठती हैं, तो बिजनेस, तेल और ऊर्जा का पूरा खेल नई दिल्ली के इशारों पे घूमने लगता है। और डॉलराइजेशन का जो सपना सालों से देखा जा रहा था, क्या वो हकीकत बनने जा रहा है? 2021 से हम लोग शो कर रहे हैं, 2021 से बोल रहे हैं, अभी से नहीं बोल रहे हैं, 5 साल से। डी-डॉलराइजेशन इज रियलिटी फॉर द लास्ट 5 years। ओके, सो और वो टर्म दिया था शिंजो एबे ने, हम लोगों ने नहीं दिया था। शिंजो एबे ने बोला था डी-डॉलराइजेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर द वर्ल्ड। उसको मालूम था किस तरह अमेरिकन आर लिविंग ऑफ जापान्स इकोनॉमी। अब सोचिए, अमेरिका की वेल्थ वाज लिविंग ऑफ ऑन जापानीज करेंसी। मतलब जो दिखाते हैं कि बहुत रिच है एंड एवरीथिंग, it was empty, just empty roads were there, nothing else is there. Any country can conduct good roads, can make good roads. ना अमेरिका में इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है सिंस 1970s। 1970s से आज तक कोई मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। एक बुलेट ट्रेन नहीं बन पाई बाहर अमेरिका में, $70 बिलियन खर्च करने के बाद नहीं बन पाई। ओके, सो जस्ट इमेजिन, भारत अपनी लॉन्च करने जा रहा है बाय द वे।
तो डी-डॉलराइजेशन इज ए रियलिटी, और वो अब दिखता ही है हम लोगों को सबको, बिकॉज अभी अब येन को खरीद के, सॉरी यूरो को बेच के येन खरीदा जा रहा है, क्योंकि अगर अमेरिका ऐसा नहीं करेगा, जापान विल सेल ऑफ द यूएस ट्रेजरी, और उसके बाद क्या होने वाला है। अब बड़ा आपको शॉकिंग न्यूज़ देता हूँ आपके दर्शकों को, जी। कि अमेरिका का पूरा रियल एस्टेट का जो मार्केट है वो जापानीज मनी पे चलता है। वॉरेन बुफे इज द रिचेस्ट मैन ऑन द अर्थ, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन, बिकॉज ऑफ जापानीज स्टॉक मार्केट। वहां पे 0% पे लोन उठाते हैं और यहाँ पे 5% पे बेचते हैं। Everybody is making 5 to 10% on the same property in America. और कितने लोग हैं अमेरिका में? 25 करोड़, 30 करोड़ में भी 30 करोड़ लोग पूरी जापानीज, तो मतलब जापान ने खरीद के रखा हुआ है आपको। सो ये इससे डी-डॉलराइजेशन होना जरूरी है, क्योंकि अमेरिका के पास पैसा नहीं लोगों को देने के लिए। तो जो डी-डॉलराइज करेगा तो वो पैसे की वैल्यू गिर जाएगी, क्वांटिटी बढ़ जाएगी, अमेरिकन एक्सपोर्ट्स की प्राइसेस डिक्रीज हो जाएंगी, तो अमेरिका विल बिकम अ मैन्युफैक्चरिंग नेशन। अब देखिए क्या क्या लॉज चेंज किया अमेरिका में। नो चाइल्ड लेबर आप अलाउड कर दिया। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन गया भाड़ में। विमेन कैन बी वर्क, तो चाइल्ड एज यंग एज 9 years old कैन नाउ लीगली वर्क इन द यूएस। ऐसे लॉज लाए जा रहे हैं। तो मतलब कि ना द पोल्यूशन इज नाउ शिफ्टिंग बैक टू अमेरिका। उन्होंने जो पोल्यूशन एक्सपोर्ट किया था टू चाइना, नाउ इज कमिंग बैक टू अमेरिका। लेकिन कंज्यूमर्स तो है नहीं, किसको बेचोगे? इसलिए वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं इंडिया के साथ। इंडिया को बेचेंगे। द ओनली कंट्री रिमेन्स टू बी केपेबल ऑफ बाइंग इज इंडिया। तो इंडिया को बेचोगे तो उनको करेंसी करनी पड़ेगी इज विद रिस्पेक्ट टू रूपी। चाइना तो खरीदने वाला नहीं है, रशिया खरीदेगा नहीं, वो तो लोग ही नहीं है इतने ज्यादा। कहाँ बेचोगे? या तो अफ्रीका में बेचो या इंडिया में बेचो। अफ्रीका में 1.1 बिलियन पीपल, इंडिया में 1.5 बिलियन, चाइना में 600 बिलियन ही बचे हैं एक्चुअली, तो आधी पॉपुलेशन है। बाकी किसी और कंट्री में आप बेच नहीं सकते। सो दे विल हैव टू डिक्रीज द प्राइस ऑफ द डॉलर इवेंचुअली। कब होगा? 3 साल के बाद होगा, 4 साल के बाद। अभी सब लोग अपोज कर रहे हैं, भाई हमने आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिया है, व्हाई डिक्रीजिंग द प्राइस ऑफ द डॉलर। फिर डिफरेंशियल इकोनॉमी में क्या होगा कि आपके डॉलर के प्राइसेस देख के हम पूरा दुनिया में खरीद रहे थे। सो दैट इज गोइंग टू चेंज। कुछ लोग तो एनालिस्ट तो ऐसा बोल रहे हैं कि 3 रुपी टू $1 हो सकता है, 10 भी नहीं, 3। तो क्या मतलब ये जो डी-डॉलराइजेशन है, इससे भारत को वाकई में ही फायदा होगा, या सिर्फ हम एक करेंसी के बदले दूसरी आई मीन युआन के जाल में फंस रहे हैं? नहीं, भारत को बहुत फायदा होगा, भारत को बहुत फायदा होगा। अब सोचिए, अगर डॉलर की कीमत इतनी गिर जाती है, $1 इज 3 रुपीज और 4 रुपीज, तो उसमें क्या होगा कि नाउ इंडिया हैज टू स्पेंड लेस डॉलर्स टू बाय फ्रॉम अमेरिका। अभी क्या होता है, 80 रुपए खर्च करने पड़ते हैं $1 के लिए, या 100 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, तब 3 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो इंडिया विल बाय ऑफ द एंटायर अमेरिका। समझ रहे आप? कैश में बिक जाएगा अमेरिका। युआन की कीमत जो है स्टेबल है, उसको 7 युआन पे मेंटेन करके रखा हुआ उन्होंने। तो इंडिया को तो बहुत फायदा होने वाला है इससे। और अमेरिका को सारे अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे। डिफेंस, नो 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, नो सैटेलाइट्स, नो मेटा, नो स्पाई क्राफ्ट, है ना? तब जमीन पे बात होगी। अभी हवा में उड़ रहे हैं ना अमेरिका। तो परचेजिंग पावर पैरिटी में इंडिया इज ऑलरेडी द नंबर 3 इकोनॉमी। परचेजिंग पावर पैरिटी बोलते हैं कि एक पानी का बोतल का प्राइस अमेरिका में कितने मिलता है, भारत में उसकी क्या कीमत है। एक्चुअल पानी तो पानी है ना, तो पानी तो कुछ बदला नहीं, पानी के अंदर H2O ही है, केमिकल कंपोजिशन। तो वाई अमेरिका इज सो एक्सपेंसिव? तो इसलिए एक्सपेंसिव क्योंकि मेंटेन करके रखा है रिजर्व करेंसी स्टेटस। अभी रिजर्व करेंसी स्टेटस चला जाएगा विद दिस डी-डॉलराइजेशन।
नहीं चाहिए उनको, क्योंकि रिजर्व करेंसी में आपको दुनिया का डेट लेना पड़ता है। तो अपना पैसा, तो आपके पास वेल्थ नहीं है, आप उस ट्रांजैक्शन पर ही पैसा कमा रहे हो, तो रियल मनी इज नॉट एक्सचेंज्ड। सो अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री ऑन प्लैनेट ऑन पेपर, बट पीपल आर द पुअरेस्ट ऑन द प्लैनेट ऑन पेपर। आपने बहुत बड़ी बात की है, और शुरुआत जो आपने की थी कि अमित शाह जी आज एक बड़ा ब्लास्ट करने वाले हैं। तो कहने के लिए तो बहुत कुछ है, जैसा कि आप कह रहे हैं, कागज़ों पर सब कुछ है, और हकीकत ये है कि अब ये जो हम करने जा रहे हैं, उसके पीछे जहाँ आप बैठे हुए हैं, मकसद तो वही है ना। फंडिंग कहाँ से आ रही है? हमारे यहाँ उल्टे-सीधे काम करने के लिए, अब चाहे ये कॉकरोचों का प्रोटेस्ट हो, चाहे मतलब लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, जो चीज़ें हो रही हैं। हालात जब इतने खराब हैं, तो फिर ये इधर-उधर पंगे क्यों ले रहे हैं? क्यों फंडिंग कर रहे हैं? क्यों दूसरी सरकारों को इतना काम बढ़ा रहे हैं? जी। देखिए क्या है कि ये सारे वेस्टर्न कंट्रीज खुराफाती है, ना इनके रिलीजन रियल है, ना इनके कुछ भी रियल नहीं है, सब प्रोपेगेंडा बेसिस है। किसी को पकड़ के ये बना दिया, किसी को पकड़ के ये बना दिया, किसी मुर्दे की पूजा हो रही है लकड़ी के ऊपर। तो ये सारे इमेजिनरी रिलीजन्स हैं, ये पॉलिटिकल कंट्रोल के लिए होते हैं, और रोमन्स ने इसलिए बनाया था इन लोगों को, पॉलिटिक कंट्रोल करने के लिए। देयर इज नथिंग रियल ओवर देयर। तो अब भारत पे इनको ये पुराने स्टाइल में सोच, इनको समझ में नहीं आता है कि सारे भारतीयों को पहले भी पता था, लेकिन जब इन्होंने सनातन धर्म पे आक्रमण करना शुरू किया मास कन्वर्जन करके, इट हैज बिकम ए सिक्योरिटी थ्रेट टू इंडिया। दे शुड बी वेरी थैंकफुल कि भारत नेपाल नहीं है, नहीं तो इन सारे जितने भी सफेद चोंगे वाले जो घूमते हैं ना, झूठ मूठ का लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, जैसे टेरेसा थी, ये सब बेवकूफ बना रहे थे, भारत को कन्वर्जन कर रहे थे। तो ये सब लोग उछल रहे थे फॉर द फॉरेन फंडिंग, रिजर्व करेंसी वाला, डी डॉलराइजेशन वाला, डॉलर की प्राइसेस का डिफरेंशियल यूज कर रहे हैं, जबकि वो पॉन्जी स्कीम है। कभी कभी अमेरिकन बोलते हैं, यार हम क्यों एक ही बोतल ऑफ पानी का इतना पैसा क्यों देते हैं? बिकॉज यू आर एब्जॉर्बिंग एवरीबडीज डेट, तो यू टू बाय एक्सपेंसिव, तुमको ज्यादा काम करना पड़ेगा टू अर्न दैट डॉलर, टू हैव द सेम ग्लास ऑफ वाटर। तो अब क्यों, कहाँ उसको यूज किया जाता है? कन्वर्जन रैकेट्स में। भारत भेज दो और उसका क्वांटिटी बढ़ जाएगी पैसे की, एंड देन आप उल्टी सीधे काम करो। तो ये पूरा सैलरी पे सस्टेन होते हैं रिलीजन्स। तो अगर सैलरी हट जाएगी तो ये सारे सफेद चोंगे वाले कल को फेंक देंगे उठा खाड़ के, वो पैसा नहीं है इधर, और स्पिरिचुअलिटी तो है ही नहीं, सब झूठ फूट का है। When you have nothing, then you create a narrative to sell. अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो अपने भी लोग खरीदेंगे। सनातन धर्म अमेरिका में क्यों फैल रहा है इतना ज्यादा? कोई प्रचार तो कोई हिंदू कर ही नहीं रहा है, अपने आप ही लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप घर पे इधर चले जाइए, दिखेंगे सारे बुद्ध ही दिखेंगे, बुद्ध और शिव। आपको लगेगा इंडिया वापस आ गए। किसी गार्डन में बुद्ध खड़े हुए हैं, किसी के उधर शिव जी खड़े हुए हैं। इनको समझ में नहीं आता ना बुद्ध और शिव कौन है। वो तो जिसका मूर्ति आता है उनको लगता है ईस्टर्न है, मस्ट बी गुड, ऐसा करके लगा देते हैं। सो द पॉइंट इज कि ये जितने भी चोंगे वाले लोग हैं, भारत इस तरह के लॉज लेकर आ रहा है कि तब जब तक रिजर्व करेंसी स्टेटस है तब तक ये लॉज चलेंगे। जैसे वो चला गया फिर जरूरत ही नहीं आपको, फिर तो सारे खुद ही अपना फेंक फेंक के भाग जाएंगे। 2000 करोड़ की संपत्तियां हैं इनकी पंजाब में, पास्टर्स हैं, रिच पास्टर्स। तो सारे पैसे अमेरिका से फंड होते हैं टू द नॉर्थ ईस्ट एंड पंजाब, और बाकी कंट्रीज को, बाकी जो स्टेट्स हैं वहाँ पे फंड होते हैं यूरोप से। और सारे सफेद भूत हैं, सफेद चोंगे वाले भूत हैं। तो आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ध्यान जिस देना समय प्रोटेस्ट चल रहा था स्टूडेंट्स का, तो उसमें ये सफेद चोगे वाले सारे दिखाई दे रहे थे। आपने सही कहा कि अब देखते हैं किस तरीके से क्या चीज़ें होती हैं। एफसीआरए का बिल तो आने जा रहा है, लेकिन आपने जो चर्चा की है, इससे बिल्कुल ये स्पष्ट हो रहा है, साफ हो रहा है कि नई दिल्ली में जो रचा जा रहा है, उसका असर आपकी जेब से लेकर के दुनिया की सरहदों तक होने वाला है।
आपने आदित्य जी मेरे लिए समय निकाला, अपने कीमती समय में से और मेरे दर्शकों को आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।